हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मैक इजी पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था राजा, किसान और नगर में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखे तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, ताकि आगे और उसका जो रिदम है वो बना रहे और आगे अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसके अंत के उसके जब उसका अंत हुआ, उसके जो 1500 साल था उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है तथा उसके जो उपनदी है उसके किनारे जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद, उसका लेखन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो सावधान का जो तरीका था वो बदला। ठीक है, नौपाषाण जो महापाषाण के नाम से जो ख्यात पत्थर थे, ठीक है, उसका ढांचा बहुत मिला है। जो अंतिम संस्कार का जो शव है ना, उसके अंतिम संस्कार का नया तरीका हमें पता चला। इसके बाद 1830 के दशक में हमने पढ़ा था कि 1838 में जेम्स जेम्स प्रिंसप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला जो कि अशोक के अभिलेख में पाए गए थे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था अभिलेख क्या होता है। अभिलेख क्या होता है? एक पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन जैसे ये कठोर सतह पर बना होता है। ठीक है, से लिखा होता है, खुद उस पर खुदा होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो प्रारंभिक राज्य थे, महाजनपद के बारे में पढ़ा था। जनपद क्या होता है? वैसा जगह जहाँ कोई लोग आते हैं और वहाँ बस जाते हैं। ठीक है, उसे जनपद कहते हैं। 16 महाजनपद के बाद पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जो कि जो जैन और दोनों में मिलता है। ठीक है, जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उसके जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। कौन कौन से हैं? वज्जी हो गया, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती। ठीक है, ये 7 ऐसे महाजनपद थे जो कि दोनों जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली जनपद था वो था मगध महाजनपद। ठीक है, आज का जो बिहार है वो आज का जो बिहार है वो पहले मगध था। ठीक है, मतलब जो मगध महाजनपद था वो बिहार में था। इसके अलावा जो राजगीर है वो पहले उसका राजधानी था, फिर 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र जो करंट का पटना है, ठीक है, वो इलाका। इसके अलावा जो सारे जो महाजनपद थे उस पर राजाओं का शासन होता था, लेकिन जो गण और संगा नाम का जो महाजनपद थे उस पर कई लोगों का समूह शासन होता था और हर लोग राजा कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे ओलिगार्की इसको बोलते हैं, समूह शासन उसे कहते हैं, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होता है। ठीक है, इसके बाद आज जो हमने पढ़ा था जो मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके कुछ स्रोत भी पढ़े थे। एक यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, उसने अपना बुक इंडिका लिखा। इसके बारे में उसने मौर्य काल के जो इतिहास था उसके बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, सेना संचालन के बारे में उसने बताया, कितने तरह के सेना थे, कितने उपसमिति थे उसमें। इसके बाद अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, आज हम उसका देखेंगे जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसका प्रशासन क्या कैसा था। जो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, उसके जो मौर्य साम्राज्य था उसका 5 राजनीतिक केंद्र था। पहला जो था वो राजधानी था पाटलिपुत्र। उसके अलावा 4 क्षेत्र थे, जैसे जो प्रांतीय केंद्र उसे कहते हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, ये 4 थे और एक पाटलिपुत्र, 5 थे राजनीतिक केंद्र। इसके अलावा ये सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें मिलता है अशोक के उल्लेख में किया गया। अशोक कौन था? अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली तथा ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, ये सबसे पहले था, तीसरा राजा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था यानी पोता था। ठीक है, इसके अलावा अभिलेखों से परीक्षण से पता चलता है, ऐसा लगता है जो आधुनिक पाकिस्तान है, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश संदेश उत्तीर्ण किए गए। इसके अलावा एक सवाल आता है, क्या इतनी विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? ऐसा एक सवाल आता है, क्या इतने बड़ी विशाल जो शासन था, साम्राज्य था, क्या वहाँ हर एक तरह का शासन एक जैसा रहा होगा? ठीक है, तो इसका ऐसा लगाते हैं कि ऐसा नहीं है कि संभवतः हर जगह एकदम जो प्रशासन है वो सेम रहा होगा। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो रा राजधानी है और जो प्रांतीय केंद्र थे उस वहाँ जो शासन व्यवस्था था वहाँ काफ़ी तगड़ा होता था। ठीक है, वहाँ काफ़ी मजबूत थी, वहाँ ज़्यादा पकड़ होती थी, क्योंकि वहाँ से जो नज़दीक होते थे बहुत सारे काम वहाँ पर थे, इसके लिए जो वहाँ का प्रशासन था वो काफ़ी मजबूत था। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत ही विविध तरीके का था है, जहाँ अफ़गानिस्तान पहाड़ी क्षेत्र था, उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ एक तरह का शासन संभव नहीं है, ठीक है? एक तरह का जो प्रशासन नियंत्रण है वो साम्राज्य की ये सबसे प्रबल प्रशासनिक जो नियंत्रण था, वो जो साम्राज्य था उसकी राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्र पर रहा हो, ठीक है। ये केंद्र चयन बहुत ही ध्यान से किया गया था, जो प्रांतीय केंद्र थे, ठीक है, वो बहुत ही ध्यान से उसका चयन किया गया था। जैसे जो उज्जैनी थे और तक्षशिला, वो दोनों लंबी दूरी पर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, ठीक है, व्यापार मार्ग पर स्थित थे ये तक्षशिला और उज्जैनी। इसके अलावा हम बात करें स्वर्णगिरी की, ये इस यानी स्वर्णगिरी का मतलब होता है सोने का पहाड़, ठीक है। ये कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। जैसे ये तुम यहाँ देख सकते हो कैसे कौन कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। कौन से यहाँ से जो अशोक के अभिलेख है ना उसका वितरण यहाँ से अशोक का अभिलेख मिला है। देखिए ये देखो महाशिलालेख है, लघु शिलालेख है, अष्टम अभिलेख है, ये सब 3 तरह का लेख है। इस सीयूटी में क्वेश्चन पूछता है कितने तरह के महाशिलालेख मिले, लघु शिलालेख, तो यहाँ से आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हम देखेंगे आगे कि कैसे जो साम्राज्य का जो संचालन होता था, जो भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था, ठीक है। जो संचालन का जो माध्यम था वो भूमि और नदी दोनों द्वारा होता था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कैसे जो राजधानी से प्रांत तक जाने में के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा, क्योंकि उस वक्त जो कि जहाज़ नहीं था। आज के दौर में देख सकते हैं कैसे जो लंबी दूरी है उसको कितने हम आसान तरीके से कम समय में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त की उस वक्त की जो परिस्थिति वो अलग थी। उस वक्त इतने टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरे जाने में समय लगता था, ठीक है। इसके अलावा इसका अर्थ यह था कि यात्रियों के लिए खान-पान की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा का भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रहा होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस वक़्त जो सेना था, वो सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रहा होगा। मेगास्नीक ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। मेगास्नीज कौन था? ये यूनानी राजदूत था। ठीक है, इसने अपने पुस्तक कौन था इंडिका लिखा था, उसमें ने सैन्य गतिविधियों के संचालन का एक समिति और 6 उपसमिति के बारे में इसने अच्छे से वर्णन किया है। इसमें एक का काम था नौसेना का संचालन करना, दूसरी यातायात और खान-पान का संचालन करती थी, ठीक है। दूसरी जो सेना समिति थी, इसके अलावा जो तीसरा काम था पैदल सैनिकों का संचालन, चौथा का अश्वारोही, पाँचवाँ का रथ आरोही तथा छठा का काम था हाथियों का संचालन करना था। जो दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और रिसर्चरों की नियुक्त करना। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो सेना का संचालन था वो कैसे होता था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, तो ये आप मगस्थनीज के हवाला से आप आंसर दे सकते हो कि कैसे उसने अपने पुस्तक इंडिका में कैसे एक समिति और 6 उपसमिति की चर्चा किया और सबका क्या काम था। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कैसे अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। उसने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी जो चल रहा है जीवन, उसके बाद मरने के बाद जो जीवन होगा उसमें भी अच्छा रहेगा, अगर हम उसके अनुसार अगर धम्म का पालन किया जाए तो। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामत नाम से विशेष अधिकारियों को भी नियुक्त की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सम्राट के अधिकारी क्या-क्या करते थे। ठीक है, मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के जो महान अधिकारियों में से कुछ नदी का देख-रेख और कुछ भूमि मापन का काम करते थे। ठीक है, जैसे मिस्र में होता था। ठीक है, कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते, ताकि हर स्थान पर एक जगह एक समान पानी पूर्ति हो सके। ठीक है, यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों की कृतियों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। ठीक है, शिकारियों को। इसके अलावा वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े जो सभी व्यवसाय का निरीक्षण भी करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और जो खानकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। ठीक है, इसे हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य 19वीं सदी में एक इतिहासकार ने जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, 19वीं शताब्दी में ही, जब 1838 में, ठीक है,
जब अशोक के अभिलेख मिले और उसका अर्थ निकाला गया उसकी लिपि का, ब्राह्मी खोज लिपि का, उसके बाद से जो यूरोपियन इतिहासकार थे उसमें इंटरेस्ट बढ़ा। तो उस वक्त से उसने जो आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को एक प्रमुख काल माना गया, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय जो इतिहास को प्राचीन भारत को एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साह धर वह उत्साहवर्धक लगी। ठीक है, उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तुर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थी। उस वक्त की जो मूर्ति कला थी वह एक अलग तरह की, क्या बोलते हैं उसको, एक अलग तरह का, हम कह सकते हैं कि एक अलग तरह का इमेज बनाता था। ठीक है, एक अद्भुत कला का प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। ठीक है, उसने लगा कि जो अशोक के अभिलेख है वो जो अन्य शासक थे उससे अलग है, क्योंकि जो जो और राजा थे वो अपने बड़ा बड़ा नाम उपाधि जोड़ते थे, लेकिन जो अशोक था उसने कोई बड़ा उपाधि नहीं जोड़ा, इसलिए इसे इतिहास में सबसे महान और शक्तिशाली शासक कहा जाता है। ठीक है, परिसर में शासक थे। ठीक है, साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनीत थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक के प्रेरणा का स्रोत माना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैसे फिर भी जो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास के बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी उस समय इतने सारे परिवर्तन आए। ये जो शक्तिशाली राजा थे, जो राजा के जो काम थे, जो परिसर में राजा था, उसकी जो अखंड भारत की जो याचनाएं थी, कैसे उसने अखंड भारत बनाए, कैसे पश्चिमोत्तर पूरा फैला हुआ था, जो भारत का जो क्षेत्र है वहाँ तक पूरा इसकी जो साम्राज्य थी, हम ज़्यादा फैला नहीं हुआ था, फिर भी ये बहुत तरह से महाद्वीप के लंबे इतिहास, ठीक है, 150 साल ही तक ही चला, लेकिन ये बहुत ही अपना जो इतिहास था बहुत छाप छोड़ा इसने। इसने इसके अतिरिक्त आप जैसे हमने पिछले मानचित्र को देखेंगे कि और नाव के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। यहाँ तक कि साम्राज्य की जो सीमा भी अंतर्गत में नियंत्रण एक समान नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रशासनिक नियंत्रण था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। हम बात करेंगे सरदार और सरदारी की। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। ठीक है, दक्षिण उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र स्थित तमिलकम तमिलकम का मतलब हुआ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से को तमिलकम कहा जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ कौन कौन शासक थे? चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी कौन थे? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद क्या होता था? वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। इसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन करना था, युद्ध के समय नेतृत्व करना था और विवादों को सुलझाने की मध्यस्थता की भूमिका निभाना था। ये इसके कार्य थे सरदार और सरदारी के। ठीक है, इसके अलावा वो अपने अधीन लोगों को भेंट लेता था। ठीक है, जो राजा होते हैं वो तो टैक्स लेते हैं, लेकिन ये भेंट लेता था, ये कर नहीं लेता था। अपने समर्थकों से भेंट का वितरण करता था। इसके अलावा वो जो अपने समर्थक उसके थे उसमें भेंट का जो बंटवारा करता था। इसके अलावा जो सरदारी में समानता, कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। ठीक है, जैसे हम बात करें राजा का तो अस्थायी सेना होता था, अधिकारी होता था, लेकिन यहाँ कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। इसके अलावा हम देखेंगे हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है, जैसे कि जो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ है, ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्हें अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार निश्चित किया। कई सरदार और जो राजा होते थे वो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। ठीक है, इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर शासन करने वाले जो सतवाहन राजा, जो महाद्वीप के पश्चिमोत्तर पश्चिम में शासन करने वाले जो मध्य एशियाई मूल के शक शासक थे वो शामिल होते हैं। ठीक है, उसने जो लंबी दूरी व्यापार से द्वारा राजस्व कौन कौन जुड़ाते थे? एक जो सतवाहन राजा थे और एक शक शामिल जो शक शासक थे। ठीक है, इसके अलावा उसने सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं, लेकिन जैसे कि हम सतवाहन शासक के बारे में अध्ययन 3 हम अगली चैप्टर में जो सतवाहन राजा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने 5 ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा किस कई प्रकार से किया। हम ये इम्पोर्टेंट है कि जब सतवाहन राजा वो कब से कब तक शासन किया। ठीक है, तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे जो दैविक राजा है, राजावली के उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई नेता फेमस होना चाहता है तो लाइक किसी
मंदिर, या हम बात कर सकते हैं अगर वो कोई नन मुस्लिम हो तो वो बात करेंगे कि वो मंदिर से जुड़ा होता है। उसके अलावा जो मुस्लिम नेता होते हैं वो मस्जिद से अपना ये लेते हैं कि देखो हम इसके लिए ये कर रहे हैं, तो देता है ना। तो वैसे ही पहले के समय में जो देवी देवताओं थे, वो राजा थे, वो देवी देवताओं के साथ जुड़ना चाहता था, क्योंकि उससे संपर्क बनाया जाता था कि लोग जो, क्योंकि भारत की जो जो जनता है काफ़ी धार्मिक है, इसलिए जो नेता होते हैं वो चाहता है कि धर्म से जुड़ा रहे, ताकि जो उससे वोट है वो मिले। ठीक है, उस समय भी जो देवी देवताओं से के साथ जुड़ना था। इसके अलावा जो मध्य एशिया से लेकर जो पश्चिमोत्तर भारत एक तक जो शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, ठीक है, इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। हम देखें कि जैसे कुषाण शासक कब से शासन किया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए हम देखेंगे कैसे कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उसका इतिहास हमें सिक्कों और जो मूर्ति है उससे मिलता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। ठीक है, वो विशाल विशाल मूर्तियाँ लगाई थी और वो देवी देवताओं से जुड़े, ताकि लोग उससे आकर्षित हो, उससे अपना, ठीक है, राजा घोषित करे, उसे माने, उसकी जो क्षेत्र है कोई विरोध ना हो। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्तियों के ज़रिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है? कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, यानी भगवान का पुत्र। ठीक है? ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि यह जो चीनी शासक थे उससे प्रेरित होंगे, क्योंकि जो चीनी थे वो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे और ये कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कुषाण शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। ठीक है, इसका हम बात करेंगे। चौथी शताब्दी ईस्वी में एक गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, ये सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त शासक, गुप्त जो साम्राज्य है। ठीक है, चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। ठीक है, सामंत जो शक्तिशाली जो होते हैं ना, लाइक उस पे कुछ भूमि दे दिया जाता और उस पर वो राजा को राजस्व होते वगैरह होते वो उसे दे देते। ठीक है, तो कई राजा उस पर निर्भर होते थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिस भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासक का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। कहीं कभी 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 जो सामंत होते बहुत शक्तिशाली होते थे, इसलिए वो कभी कभी राजा भी बन जाते थे। जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़ी शासकों के अधीन हो जाते थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखें गुप्त शासक के इतिहास साहित्य सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। जो गुप्त शासक है उसका जो इतिहास लिखा गया वो साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही जो कवि द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रस्तियाँ भी उपयोगी रही है। कुछ प्रस्तियाँ हम देखें, जैसे इलाहाबाद प्रस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जैसे रचनाओं पर आधार पर इतिहासकार निकालने का प्राय प्रयास किया है। उनके रचयिता तथात्मक विवरण भी अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध जो प्रयाग प्रस्ती की रचना है, किसके द्वारा किया गया था? हरिसेन, जिस समय गुप्त सम्राट के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त शासक का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, ये याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुप्त शासक का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो समुद्रगुप्त था। और उसके जो कवि था तो वो कौन था? वो था हरिसेन। ठीक है, राज कवि था। ऐसे क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के राज कवि का क्या नाम था? हरिसेन। जिसने क्या किया, जिसने जो प्रयाग प्रस्ती है इलाहाबाद स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध, उसने उसका जो वो उसको लिखा था। ठीक है, ये संस्कृत में की थी, ये संस्कृत में लिखा गया था। समुद्रगुप्त की जो प्रस्ती है ये प्राय प्रस्ती का एक अंश दिया गया है। जैसे वो लिखता है हरिसेन की, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी समुद्रगुप्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, उसे कोई हराने वाला था नहीं था। वो जब जो युद्ध करता वह जीता था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों में संपन्न होने अपने पैर के तलवे के अन्य राजाओं को यश को मिटा दिया करते थे। ठीक है, वो परमात्मा पुरुष है। साधु भले ही समृद्ध और असाधु के विनाश के कारण है, वे अवज्ञ है। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। ठीक है, वो करुणा से भरे हुए हैं, यानी उसका जो दिल है बहुत नरम है। लोगों को वो उस पे वो लोगों पे दया करते हैं। ठीक है, वो क्रूर राजा नहीं है। इसके अलावा अनेक सहस्त्र गायों को दाता है। उनके मासिक की जो दीक्षा है दीन दुखी विरह
नियो और प्रीतो के उदर के लिए भी की गई है। वे मानवता के लिए दिव्य विमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। देखो ये कितनी तारीफ इसकी की गई है समुद्रगुप्त की, किसके द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, वे कहते हैं कि वे देवताओं में कुबेर है, कुबेर वो धन देवता को कुबेर, वरुण है, समुद्र देव इंद्रदेव वर्षा के देवता और यम के तुल्य है। ठीक है, ये सब के बराबर बताता है, किसको, समुद्रगुप्त को किसके बराबर बताता है, कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के बराबर है, तुल्य है यानी समान है। ठीक है, इसके बाद आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट जो आपकी डाउट था उसको पूरा करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है।